4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर पर सन्नाटा था, लेकिन कराची के आसमान में अचानक आग की लपटें उठीं। कुछ ही मिनटों में दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले बंदरगाहों में से एक जल रहा था। ये सिर्फ एक नौसैनिक हमला नहीं था, ये एक संदेश था। सवाल ये है, ये हमला संभव कैसे हुआ? किसने वो जानकारी दी जिसने समंदर के खेल को पलट दिया? और क्या उस रात भारत और पाकिस्तान परमाणु टकराव के एक खतरनाक किनारे तक पहुंच गए थे? 1971 पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। सड़कों पर चीखें थीं, गांवों में सन्नाटा था और लाखों शरणार्थियों की अंतहीन लहर भारत की सीमाओं को पार कर रही थी। हर दिन के साथ हालात बदतर होते जा रहे थे। सीमा के उस पार गोलियों की आवाज थी और इस पार मानवीय संकट। दिल्ली में माहौल असाधारण रूप से गंभीर था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की वॉर कैबिनेट लगातार बैठकों में व्यस्त थी। नक्शे टेबल पर फैले रहते, खुफिया रिपोर्टें हर घंटे अपडेट होती। सेना प्रमुखों के चेहरों पर तनाव साफ झलकता था। निर्णय अब सिर्फ राजनीतिक नहीं, रणनीतिक भी था। इंडियन नेवी को स्पष्ट निर्देश था, अगर युद्ध हुआ तो पहला वार ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन संभल ही ना सके। लक्ष्य साफ था, पाकिस्तान की समुद्री ताकत को शुरुआती झटके में तोड़ देना, क्योंकि समुद्र पर नियंत्रण का मतलब था आपूर्ति लाइनों पर नियंत्रण और युद्ध की दिशा तय करना। लेकिन समस्या थी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा समुद्री किला कराची हार्बर मजबूत रक्षा कवच में घिरा हुआ था। रडार, गश्ती जहाज और तटीय बैटरियां हर हलचल पर नजर रखे हुए थीं। सीधा हमला आत्मघाती साबित हो सकता था। युद्ध शुरू होने से पहले ही शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी और हर चाल सोच समझकर चलनी थी। कराची, पाकिस्तान का मुख्य नौसैनिक अड्डा, घनी सुरक्षा, रडार कवरेज और अमेरिकी तथा चीनी समर्थन की आशंका। सीधा हमला, लगभग आत्मघाती। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, वो खामोश ताकत जिसका नाम इतिहास की किताबों में कम और गुप्त फाइलों में ज्यादा मिलता है। 1971 की उस तपती हुई सरहदी हवा में, जब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जा रही थी, रॉ के एजेंट महीनों से पश्चिमी पाकिस्तान की धरती पर परछाइयों की तरह घूम रहे थे। कराची पोर्ट, पाकिस्तान की जीवन रेखा, जहां हर जहाज की एंट्री एग्जिट, हर टेल टैंकर की मूवमेंट, हर रडार की घूमती सुई, सब पर किसी की अदृश्य नजर थी। शिपिंग लॉग्स की कॉपी चुपचाप निकाली जा रही थी। बंदरगाह के आसपास के पेट्रोल डिपो की सटीक लोकेशन मैप पर चिन्हित की जा रही थी। और सबसे अहम, रडार के वो ब्लाइंड स्पॉट्स जहां कुछ मिनटों के लिए निगरानी की आंख झपकती थी। फिर एक रात एक गुप्त स्रोत ने फुसफुसाकर बताया कि कैमारी के ऑयल टैंकों की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखाई जाती है। अगर वहां आग लगी तो सिर्फ टैंक नहीं, पूरा कराची बंदरगाह दधक उठेगा। वो सिर्फ सूचना नहीं थी, वो एक चाबी थी जिससे दुश्मन की पूरी समुद्री ताकत का ताला खोला जा सकता था। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की गुप्त खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से जानती है। 1971 की सर्द रातों में, जब जमीन पर जंग की आहट थी, समुद्र के भीतर एक और शतरंज बिछाई जा रही थी। इंडियन नेवी के रणनीतिक कक्ष में एक साहसी विचार जन्मा। बड़े युद्धपोत नहीं, बल्कि छोटी, तेज, बिजली की तरह वार करने वाली मिसाइल बोट्स। सोवियत संघ से खरीदी गई ओसा क्लास मिसाइल बोट्स, जिनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी स्टाइक्स एंटी शिप मिसाइलें। कम दूरी लेकिन एक ही वार में दुश्मन के जहाज को आग का गोला बना देने की क्षमता। मगर समस्या भयावह थी, इन बोट्स की रेंज सीमित थी। कराची तक पहुंचना और सुरक्षित लौट आना तकनीकी रूप से लगभग असंभव। समुद्र लंबा था, ईंधन कम था और दुश्मन चौकन्ना। तभी रॉ के इनपुट्स ने तस्वीर बदल दी। कराची हार्बर की गश्त, रडार पोजीशन, ईंधन डिपो की लोकेशन, हर छोटी जानकारी इकट्ठा की गई। योजना बनी, बड़ी फ्रिगेट्स और टैंकर इन मिसाइल बोट्स को बीच समुद्र तक टो करेंगे ताकि उनका ईंधन बचे। फिर अंधेरी रात में रेडियो साइलेंस के साथ ये बोट्स अलग होंगी और शिकार की ओर बढ़ेंगी। कोड नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट, एक ऐसा ऑपरेशन जो अरब सागर की लहरों को इतिहास में बदलने वाला था। रात के ठीक 10 बजे अरब सागर की काली ठंडी लहरें
मानो किसी अनजाने तूफान की गवाही दे रही थीं। भारतीय टास्क फोर्स ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची तट से लगभग 70 किलोमीटर दूर पूर्ण रेडियो साइलेंस में आगे बढ़ रही थी। हर जहाज पर सांसें थमी हुई थीं। रडार स्क्रीन पर अचानक एक हल्की सी हलचल उभरी, एक धुंधली पर साफ होती परछाई। पहला लक्ष्य लॉक हुआ, PNS खैबर। कुछ सेकंड की गहरी खामोशी। कमांड रूम में सिर्फ मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। फिर आदेश मिला, फायर। सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइल अंधेरे को चीरती हुई निकली। कुछ ही मिनटों में समंदर की सतह पर एक भयानक धमाका गूंजा। खैबर आग के गोले में बदल चुका था। उसके वायरलेस पर आखिरी संदेश गूंजा, हम पर हवाई हमला हुआ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा लक्ष्य PNS मुहाफिज। एक और मिसाइल, एक और विस्फोट, और मुहाफिज भी समंदर की गहराइयों में समा गया। तीसरा वार कराची का दिल, केमारी ऑयल टैंक। तेल भंडार पर मिसाइलें गिरीं और देखते ही देखते आसमान लाल हो गया। लपटें इतनी ऊंची उठीं कि उन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता था। कराची के आसमान में आग की ये लपटें अगले 24 घंटे तक जलती रहीं और उस रात समुद्र ने इतिहास बदलते देखा। ये हमला सिर्फ सैन्य जीत नहीं था, ये मनोवैज्ञानिक झटका था। कराची की रात अब भी धुएं से घिरी हुई थी। समुद्र की लहरों पर आग की परछाइयां नाच रही थीं और हवा में बारूद की गंध तैर रही थी। पाकिस्तान नेवी के कमांड सेंटर में सन्नाटा पसरा था। वायरलेस सेट लगातार चीख रहे थे, मिसाइल हिट, जहाज जल रहा है, ईंधन डिपो में आग। अधिकारियों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। भारतीय मिसाइल बोट्स इतनी गहराई तक, कराची हार्बर के इतने करीब, ये तो उनकी कल्पना से भी परे था। रडार सिस्टम पर भरोसा था, समुद्री सुरक्षा पर भरोसा था, लेकिन उस रात हर भरोसा टूट चुका था। कमांड रूम में बैठे अफसरों के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या भारतीय नौसेना अगला वार और भी बड़ा करेगी? क्या ये हमला बंदरगाह तक सीमित रहेगा या अब पूरे तटीय ढांचे को निशाना बनाया जाएगा? डर सिर्फ जहाजों के डूबने का नहीं था, डर था उस अदृश्य रणनीति का जिसने उनके आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। उस रात कराची में सिर्फ जहाज नहीं जले थे, एक पूरी नौसेना का मनोबल भी राख हो गया था। 1971 में पाकिस्तान के पास आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, इरादों और गठबंधनों से भी लड़ा जाता है। उस समय खुफिया गलियारों में एक फुसफुसाहट थी, अगर कराची पूरी तरह तबाह हो गया, अगर पाकिस्तानी नौसेना घुटनों पर आ गई, तो क्या ये सिर्फ भारत पाक युद्ध रहेगा या फिर महाशक्तियों का शतरंज शुरू हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स 7th फ्लीट की हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियों की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, साउथ ब्लॉक की हवा बदल गई। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि विमान वाहक पोत आगे बढ़ रहा है। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था या छिपा हुआ संदेश? इधर बीजिंग की चुप्पी भी सवाल बन चुकी थी। क्या चीन सीमा पर दबाव बना सकता है? दिल्ली में बंद कमरे में आपात बैठक हुई। नक्शे मेज पर फैले थे, टेलीप्रिंटर लगातार बज रहे थे। सवाल साफ था, अगर अमेरिका या चीन सीधे हस्तक्षेप करते हैं तो भारत की जवाबी रणनीति क्या होगी? क्या सोवियत समर्थन पर्याप्त होगा? तनाव सिर्फ सीमा पर नहीं था, ये वैश्विक संतुलन का क्षण था। एक गलत कदम और उपमहाद्वीप महाशक्ति टकराव का मैदान बन सकता था। उस रात निर्णय सिर्फ युद्ध जीतने का नहीं, बल्कि विश्व युद्ध टालने का था। लेकिन ये कोई साधारण अफरा तफरी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जिसमें डर की आवाज साफ सुनाई देती है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फील्ड एसेट्स, कराची पोर्ट ट्रस्ट के भीतर काम करने वाले संपर्क, तेल टैंकर कंपनियों में मौजूद मुखबिर और यहाँ तक कि रेडियो कम्युनिकेशन मॉनिटर करने वाले ऑपरेटिव सब एक ही कहानी कह रहे थे। ईंधन आपूर्ति बाधित, कई टैंकर जल चुके हैं, नेवी की मूवमेंट असामान्य रूप से धीमी है। कराची के बंदरगाह पर धुएं की गंध अभी भी तैर रही थी। पाकिस्तान नेवी के जहाज खुले समुद्र में निकलने से हिचक रहे थे। रेडियो साइलेंस के पीछे घबराहट छिपी थी। दिल्ली में बैठे विश्लेषकों ने नक्शे पर पिन लगाई। अगर ईंधन डिपो पूरी तरह ठप है तो दुश्मन की रीढ़ टूट चुकी है। इसका मतलब था दूसरी स्ट्राइक संभव है और पहले से ज्यादा घातक। कुछ ही दिनों बाद अरब सागर की लहरों पर फिर भारतीय युद्धपोतों की परछाइयां उभरी। कोड वर्ड गूंजा, ऑपरेशन पाइथन, और फिर
कराची फिर जला। तेल टैंकर्स आग के गोले बन गए। रात का आसमान लाल हो उठा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये संदेश था। समुद्र पर अब खेल बदल चुका था। 4 दिसंबर 1971 की रात अरब सागर की काली सतह पर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन उसी सन्नाटे के भीतर छिपा था आधुनिक नौसैनिक युद्ध का सबसे बड़ा मोड़। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने पहली बार एशिया में एंटी शिप मिसाइलों की असली ताकत दुनिया के सामने रखी। भारतीय नौसेना की छोटी सी दिखने वाली मिसाइल बोट्स, जिन्हें कई विशेषज्ञ कमजोर कड़ी मानते थे, तेजी से आगे बढ़ रही थीं। उनके पास थे सोवियत निर्मित स्टाइक्स मिसाइल, लंबी दूरी से वार करने की क्षमता और दुश्मन को प्रतिक्रिया का मौका तक न देने वाली सटीकता। जब कराची हार्बर के पास रडार स्क्रीन पर हलचल हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं और देखते ही देखते पाकिस्तान के बड़े युद्धपोत आग के गोले में बदलने लगे। आकार में छोटे जहाजों ने विशाल डिस्ट्रॉयर्स और सप्लाई शिप्स को समुद्र की गहराई में धकेल दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये नौसैनिक रणनीति का पुनर्जन्म था। दुनिया भर की नौसेनाओं ने नोटिस लिया कि अब समुद्र में ताकत का पैमाना टन भार नहीं, तकनीक और रणनीति है। उस रात के बाद समुद्र का युद्ध कभी वैसा नहीं रहा। रॉ के वे एजेंट जिनकी पहचान आज भी गोपनीय है, फाइलों में उनके नाम नहीं, सिर्फ कोड नेम दर्ज हैं। वे लोग जो छाया की तरह आए और इतिहास की दिशा मोड़कर फिर अंधेरे में खो गए। कराची की तरफ बढ़ती उन मिसाइल बोट्स पर सवार युवा कमांडर जानते थे, 40 नॉट्स की रफ्तार सिर्फ गति नहीं थी, वो मौत से होड़ थी। समुद्र शांत था, लेकिन हर लहर में खतरे की गूंज छिपी थी। रडार की एक छोटी सी गलती और सामने दुश्मन के विमान, पनडुब्बियां या तटीय बैटरियां उनका इंतजार कर रही थीं। उनके लिए यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की समुद्री अस्मिता का सवाल था। यह संदेश था कि अगर सीमा पर चुनौती दी गई तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं, समंदर की गहराइयों से भी आएगा। 4 दिसंबर 1971 की वो रात, जब घड़ी ने हमला शुरू होने का संकेत दिया, तो किसी ने जश्न के बारे में नहीं सोचा। ये उत्सव नहीं था, ये जोखिम था। ये दाव था जिसमें सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, पूरा क्षेत्रीय संतुलन, महाशक्तियों की नजरें और संभावित परमाणु टकराव का साया तक शामिल था। आज हम 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उस रात समंदर की काली सतह पर इतिहास लिखा जा रहा था, आग, साहस और मौन बलिदान की स्याही से। ऑपरेशन ट्राइडेंट ने सिर्फ कराची को नहीं जलाया, उसने ये साबित किया कि जानकारी, साहस और सही समय पर लिया गया निर्णय युद्ध का परिणाम बदल सकता है। और शायद अगर उस रात एक मिसाइल गलत दिशा में चली होती, तो इतिहास की किताबों में 1971 की कहानी कुछ और होती। क्या आप इसके बारे में जानते थे? कमेंट में बताएं। ऐसी और AI डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।